पूर्व विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का औचक निरीक्षण उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया औचक निरीक्षण, कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के दिए निर्देश। रायपुर में पीएम आवास योजना से नक्सल परिवारों को राहत, नक्सली परिवारों को मिलेंगे 15,000 आवास, नियमों से हटकर केंद्र ने दी आवास स्वीकृति। रायपुर में फार्मासिस्ट नवीनीकरण पोर्टल किया गया लॉन्च, स्वास्थ्य मंत्री ने पोर्टल किया लॉन्च, फार्मेसी नवीनीकरण प्रक्रिया हुई ऑनलाइन। कोंडागांव के बंदा तालाब सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण, कलेक्टर ने जताई कार्य प्रगति पर नाराजगी, कहा कार्य गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। और कोंडागांव में कलेक्टर ने की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा, स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तरह कार्यशील रखने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री अरुण साव अचानक निर्माणाधीन रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का औचक निरीक्षण करने अभनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माणाधीन ओवरब्रिज और सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान भारतमाला प्रोजेक्ट और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री साव ने सबसे पहले अभनपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस बीच मौके पर उपस्थित अधिकारियों से निर्माण की गुणवत्ता की जानकारी ली, साथ ही कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने की बात कही। इस दौरान अधिकारियों ने एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट कार्य की संपूर्ण जानकारी दी। और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तक 15,000 आवास पुनर्वास कर चुके नक्सली परिवार को सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास दिए जा रहे हैं, बल्कि नियम में 2011 की सूची के अनुसार आवास मिलने थे, लेकिन नियमों के विपरीत जाकर राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने नक्सलियों के परिवार के लिए 15,000 आवास की स्वीकृति दी है। वहीं बस्तर में चल रहे नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बस्तर का विकास और लाल आतंक को समाप्त करना है। इस दौरान चरणदास महंत के उद्योग के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य पहले बस्तर को शांत करना है और अभी उद्योग के विषय में सोचा नहीं गया है, लेकिन अभी भी बस्तर में कई उद्योग चल रहे हैं। फिलहाल सरकार पहला मकसद बस्तर को शांत करना और फिर विकसित करना है। प्रधानमंत्री आवास सामान्यतः मतलब अनिवार्यतः उनको ही मिलता है जिनका नाम 2011 की सर्वे सूची में है और उसको पंचायत ने अनुमोदित कर दिया है, ग्राम सभा ने। और साथ ही साथ आवास प्लस की सूची में जो 2015-16 में बना है, उसमें अगर नाम है तभी प्रधानमंत्री आवास मिलता है। परंतु छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के आधार पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने आग्रह किया केंद्र से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय शिवराज सिंह जी से, कि हमको हमारे परिस्थितियों के अनुरूप जो नक्सल पीड़ित परिवार है, अगर उनका नाम नहीं है उन सूचियों में, फिर भी हम उनको देना चाहते हैं और इसको जरूर दिया जाए, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ ऐसे लोग जो नक्सलवाद में पहले थे परंतु अभी उन्होंने पुनर्वास किया है, उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। ऐसा जब हम लोगों ने आग्रह किया तो 15,000 आवास, प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को दिया गया। और बाकी आवास जो मिलते हैं, जो पूर्व निर्धारित सूची है उस आधार पर मिलते हैं। और इसमें ठीक उल्टी प्रक्रिया, जब हमारे जो जिला स्तरीय टीम बनी है एसपी, कलेक्टर आदि की, जो ये निर्धारित करते हैं कि यह नक्सल पीड़ित है अथवा यह पुनर्वासित है, उसका निर्धारण होता है, उसके बाद वो सूची बनती है, उनको दिया जाता है। तो कल पहली किस्त 2,500 लोगों की, जो देश की आज तक की पहली चीज है, पहले प्रधानमंत्री आवास है जो नक्सल पीड़ित परिवारों को या पुनर्वास करने वालों को दिया गया है। 10 करोड़ की कुल राशि का कल ये विषय था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 2,500 प्रधानमंत्री आवास इनको दिए। ये पृथक सूची बनेगी, इसकी प्रक्रिया बन ही रही है, इसकी सूची बन रही है। इसमें जिला स्तर पर जो टीम गठित हुई है, वैसे हमारे पास ये है कि कौन कौन नक्सलिज्म में है, उनकी एफआईआर है, उनकी लिस्टिंग है, सब कुछ है। तो उसमें भी उसका चिन्हांकन हो जाता है। नक्सल पीड़ित परिवार, उनके अपने क्लेम होते हैं, उसका इंस्पेक्शन होता है और तय होता है कि ये नक्सल पीड़ित परिवार है, उनका भी डिटेल आ जाता है। अभी 1-1.5 वर्षों में नई सरकार बनने के बाद इस पर खूब काम किए और नक्सल पीड़ित परिवारों के विक्टिम रजिस्टर जैसी चीज हमने बनाई। तो ये जो लोग हैं फिर ये क्लेम करते हैं, तो इनको प्रधानमंत्री आवास देने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये
जिले स्तर से टीम सॉर्ट होकर के हमारे पास पहुंचती है, फिर उसमें से कुछ अभी 6000 लोगों के नाम आए, जिसमें से 2500 लोगों का हम दे पाए। सर, बिहार नक्सली जो क्षेत्र है उसमें कई ऐसे परिवार भी होंगे जो इस सर्वे में नहीं शामिल हो पाए हों, पीड़ित हो, लेकिन हो सकता है कि सरकार की या जिला प्रशासन के संज्ञान में ना हो, तो ऐसा कोई सर्वे अभियान चलेगा? अभी चल ही रहा है। अभी ये समाप्त हो गया था इसका समय, आग्रह किया तो केंद्र ने और इस समय को बढ़ाया है। आने वाले 6 महीने तक हमारे पास समय है इस विषय पर हम सर्वे करके और नाम इस विषय पर जोड़ पाए, ये समय है हमारे पास। कितना आप लक्ष्य रख रहे हैं? 15,000 अभी मिला है, अब कुल मिलाकर देखिए कितना होता है। नक्सल पीड़ित परिवारों की संख्या भी बहुत है, और क्योंकि इतनी पीड़ा नक्सलवादियों ने दी है, नक्सल पीड़ित परिवारों में सभी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत एक संख्या जो है उनको देने की कोशिश है। मतलब जो आवासहीन हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, उनको श्रेणीगत कर करके देने की कोशिश कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑनलाइन फार्मासिस्ट नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। अभी तक फार्मेसी संस्थानों से उत्तीर्ण होकर छात्र छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करा रहे हैं, और ये पंजीयन 1 साल और 5 साल के लिए होता है। इसके बाद छात्रों को अपने पंजीयन का नवीनीकरण करना पड़ता है। इसके लिए काउंसिल कार्यालय में स्वयं आकर फॉर्म भरकर कई प्रक्रिया से होकर और काउंसिल में स्वयं उपस्थित होकर अपना पंजीयन प्राप्त करना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि अभी तक मैनुअल प्रक्रिया होने से फार्मासिस्टों को रायपुर का चक्कर लगाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के निर्देश पर हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को ऑनलाइन मोड में लाने का काम शुरू किया है। इससे फार्मेसी जगत में काफी सकारात्मक परिवर्तन आएगा, और ऑनलाइन पंजीयन के बाद अब पंजीयन का ऑनलाइन नवीनीकरण शुरू होने से 35,000 से अधिक फार्मासिस्टों को लाभ मिलेगा, और अब वो अपने काम और व्यवसाय में बिना किसी परेशानी के ज्यादा समय दे सकेंगे, जिसका लाभ प्रदेश को भी मिलेगा। और रायपुर से देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां फार्मासिस्ट नवीनीकरण पोर्टल किया गया है लॉन्च, और वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने पोर्टल लॉन्च किया है। फार्मेसी नवीनीकरण प्रक्रिया अब ऑनलाइन हुई है। सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य सेवाएं अब डिजिटल हो गई हैं, जिससे कई तरह की देखिए लोगों को सुविधाएं भी होगी और समय की भी जरूर बचत होगी। प्रदेश में 100 से अधिक ऐसे फार्मेसी संस्थान हैं जहां से बच्चे उत्तीर्ण होकर अपने आगामी भविष्य के लिए फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले मैनुअल होने की वजह से प्रदेश में लगभग 35,000 से ऊपर की संख्या में जो फार्मासिस्ट हैं उनको फिजिकली यहाँ रायपुर आना पड़ता था, और कई बार वो फाइलों के चक्कर में हफ्ते भर या कई महीने भी उनको घूमना पड़ता था। इसको देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1.5 साल पहले जब सरकार आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि हमारी सभी ऐसे प्रक्रियाओं को हम ऑनलाइन करें, ताकि जनता को मुख्यालय के चक्कर न काटना पड़े। और उसी के तारतम्य में पिछले वर्ष हम लोगों ने फार्मेसी काउंसिल के जो रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया, और ऑनलाइन का प्रतिसाद हुआ कि अब हमारे यहाँ समय पर रजिस्ट्रेशन हो जा रहे हैं, और जो नए छात्र उत्तीर्ण होते हैं उनको यहाँ फिजिकली रायपुर नहीं आना पड़ता है। और इसके एक कदम और चलते हुए, चूंकि 35,000 से ऊपर की संख्या में रजिस्टर्ड हैं, तो उनका रिन्यूअल का भी एक समय सीमा होता है, और रिन्यूअल के लिए भी लोगों को वही प्रक्रिया अपनाना पड़ता है जो नवीन पंजीयन के लिए करना पड़ता है। उसको देखते हुए आज हम लोगों ने नवीनीकरण को भी ऑनलाइन नवीनीकरण मोड के लिए ऑनलाइन कर दिया है, और हमारे फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष और हमारे रजिस्ट्रार और मेंबर्स की सभी की उपस्थिति में आज हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। इससे निश्चित रूप से फार्मेसी जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, और जो लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार के प्रति जो विश्वास है, सुशासन जो तिहार मनाया जा रहा है, इस सुशासन तिहार में एक फार्मेसी जगत में माइलस्टोन साबित होगा। और वहीं पन्ना के कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने शुक्रवार रात शाम बंधा तालाब उद्यान पहुंचकर वहां चल रहे सौंदर्यीकरण और जोड़ उद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आपको बता दें कि उन्होंने कार्यों की प्रगति पर असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष सभी कार्य शीघ्रता से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं।
कलेक्टर ने उद्यान में उपस्थित विद्युत प्रकाश व्यवस्था, सौंदर्यीकरण कार्य और म्यूजिकल फाउंटेन के निर्माण स्थल का भी गहन अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि यह स्थल नगरवासियों के लिए एक प्रमुख पर्यटन और मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही कार्य की गुणवत्ता पर असर नहीं डालनी चाहिए। कलेक्टर ने निर्माणाधीन म्यूजिकल फाउंटेन फ्लोर में आवश्यक सुधार कर उसे और अधिक आकर्षक और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि बंधा तालाब उद्यान में नगरवासियों के मनोरंजन के लिए आकर्षक विद्युत सज्जा, फाउंटेन निर्माण, बैठने की सुविधाएं और अन्य सौंदर्यीकरण कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ली ठाकुर और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर पन्ना की कलेक्टर नुपुराशी पन्ना ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा की है और उन्होंने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तरह से कार्यशील बनाए रखने के लिए निर्देश दिए और जिन केंद्रों में मरम्मत या नए भवन की आवश्यकता है उसकी जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में जिले के स्वास्थ्य केंद्र भवनों की उपस्थिति, स्थिति, स्टाफ की उपलब्धता और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लो बर्थ वेट, मातृ और मृत्यु दर पर और स्टील बर्थ जैसे गंभीर मसलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इन आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए ठोस प्रयास करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बीएमओ को मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए गंभीरता से कार्य करने, नियम मितानिनों के माध्यम से हाई रिस्क मामलों की समय पर पहचान और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि कोई भी स्वास्थ्य केंद्र तय सीमा में बंद न हो। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शेष लाभार्थियों के कार्ड शीघ्र जारी करने और एएनसी पंजीयन की सतत निगरानी के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को मुख्यालय में निवास सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी। और वही सुशासन तिहार के अंतर्गत पन्ना जिले में आम नागरिकों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने की दिशा में परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल और तेज किया गया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 460 नागरिकों ने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जिनमें से लगभग 120 आवेदकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। परिवहन सुविधा केंद्र के जरिए आवेदन करने वाले पात्र आवेदकों को उसी समय लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है। जिन आवेदनों में दस्तावेज या प्रक्रिया अधूरी है उन्हें पत्र भेजकर कार्यालय में बुलाया जा रहा है ताकि वे औपचारिकताएं पूरी कर सकें। इस पहल से शासन की सेवाएं आम नागरिकों तक सुगमता और पारदर्शिता के साथ पहुंच रही है, जिससे लोगों में संतोष और विभाग की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ रहा है। और वही चिमरी वार्ड नंबर 14 से एक गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय सुलभ शौचालय में अज्ञात नवयुवकों द्वारा नशे को इंजेक्शन और मादक पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, जहां पर यह गतिविधि पिछले 1 साल से जारी है, जिससे कि क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। महिलाओं और बच्चों को शौचालय जाने में डर लगने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे के इस कारोबार ने कई युवाओं का भविष्य जो है वो खतरे में डाल दिया है, बर्बाद कर दिया है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि तत्काल कार्रवाई कर इस पर रोक लगाई जाए, जिससे कि ये गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है। मनेंद्रगढ़ जिले नगर पंचायत खोकापानी में अंग्रेजी शराब दुकान में मिलावट खेल चल रहा है और आज दोपहर लोकला निवासी ग्राहक अंग्रेजी शराब दुकान में बियर लेने पहुंचे। जब ग्राहक ने बियर में पानी मिलने की शिकायत अंग्रेजी दुकान शराब दुकानदार से किया तो दुकानदार द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। वहीं ग्राहक ने शिकायत जिला मनेंद्रगढ़ आबकारी अधिकारी को फोन पर सूचना दिया गया। कुछ घंटों के बाद आबकारी विभाग अधिकारी अंग्रेजी शराब दुकान में जांच करने पहुंचे। वहीं बियर की शीशी को काम चलाओ शीला बंद किया गया और अब तक देखना यह है कि आबकारी विभाग किस तरह से जांच करता है। शिकायत जो मिल रही है केवल खोगापानी का ही नहीं है, पूरे एमसीबी जिले में इस तरह की घटनाएं और इस तरह के जो शराब दुकान में शराब में मिलावट के सूचना मिल रही है पूरे एमसीबी जिला में है। और इसका पूरा श्रेय जो डिपार्ट के अधिकारी है उनको जाता है और इनमें प्लेसमेंट भी कर्मचारी मिले हुए हैं। जब से प्लेसमेंट कर्मचारी और अधिकारी के मिली भगत से इस तरह का होगा तो जो वहां कार्यरत कर्मचारी है
उसका कोई इसमें दोष नहीं है, क्योंकि इनके सह द्वारा पर ही वह लोग काम करते हैं। और वहीं महासमुंद जिले में सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण की तैयारियां जोरों पर है। आज प्रेस वार्ता में कलेक्टर विनय कुमार राव लंघे ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जिले का दौरा कर आम जनता की समस्याएं सुनेंगे और समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि तीसरा चरण 5 मई से 30 मई तक चलेगा, जिसमें जिले भर में 49 समाधान शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसी योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी। और अब तक जिले में कुल 1,82,099 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,76,725 का निराकरण किया जा चुका है। और ये सुशासन तिहार राज्य सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसमें जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे जिले भर में और पूरे राज्य में जो सुशासन तिहार का आयोजन है, ये 8 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। इसमें 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हमारे द्वारा विभिन्न स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, नगरीय निकाय स्तर पे, विकासखंड स्तर पे और जिला कलेक्ट्रेट में हमने आवेदन प्राप्त किए थे समाधान पेटी के माध्यम से। और द्वितीय चरण में जो कि अभी 12 अप्रैल से अभी 4 मई तक जो चल रहा है, इसमें उन आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। और 5 मई से 21 मई तक जो समाधान शिविर का आयोजन पूरे जिले भर में किया जाएगा। कुल जो प्राप्त आवेदन हमें है वो 1,82,000 के करीब है और उनमें हमने 1,76,000 के करीब हमारे जो आवेदन है उनका निराकरण हमारे द्वारा किया गया है। और जो समाधान शिविर है कुल 49 जो विभिन्न शिविर है हमारे पूरे जिले भर में, ग्रामीण अंचल में और नगरीय निकाय में इनका आयोजन किया जाएगा। और उसकी तैयारी ऑलरेडी हमने कर ली है। और इन समाधान शिविरों में जो भी क्लस्टर वाइज ग्राम पंचायत शिविर में होगी, जो उस क्लस्टर में आवेदन हमें प्राप्त होंगे उसके निराकरण के बारे में संबंधित हितग्राही को उसमें अवगत कराया जाएगा। और यदि हितग्राही नए आवेदन देना चाहते हैं तो वो भी हम लेंगे। और इसमें जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य माननीय जनप्रतिनिधि उनका आगमन भी होना संभावित है, तो उसकी तैयारी हमने पूरी करेंगे। देखिए, यदि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं तो अभी मोर द्वार सहाय सरकार जो अभियान है वो भी जिले में संचालित है, जिसका डेट अभी 15 मई तक बढ़ गई है। इस अभियान के अंतर्गत डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हमारे हितग्राही हैं उनका हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के बाद उनकी सर्वे ID जनरेट हो रही है। उसके बाद पात्रता चेक करने के बाद उन छूटे हुए लोगों का भी आवास स्वीकृत होगा। जहाँ तक पेंशन की बात है, जैसे मैंने बोला कि इसमें कुछ जो BPL सूची में नाम होना चाहिए, यदि उनका नाम नहीं है तो उनको पात्रता नहीं होती है। और इस अभियान के अंतर्गत हर एक श्रेणी में चुनौतियां क्या क्या हम फेस करें, अलग अलग चीजों को लेकर क्या सुझाव है। जैसे पेंशन में चुनौती यही है कि उस यदि सूची में नाम नहीं है तो उनका आवास स्वीकृत नहीं होता है। तो सुझाव हमारे द्वारा राज्य सरकार को दिया जाएगा और आवश्यकता अनुसार भारत सरकार से परमिशन ली जाएगी, सो दैट अधिक से अधिक हितग्राही जो कि पेंशन की स्वीकृत नहीं हो पाती है। मनेन्द्रगढ़, चिरबरी, भरतपुर, कोयलांचल क्षेत्र और आसपास शहरी क्षेत्रों में आज दोपहर में लोगों को गर्मी से राहत मिली। दोपहर 1 घंटे और शाम को भी बारिश हुई और वहीं आसपास क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीतामऊ में आयोजित कृषि उद्यान सभागम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने कृषि से जुड़े कई आधुनिक यंत्रों का निरीक्षण किया और उनके तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंदसौर नीमच सांसद सुधीर गुप्ता, सुवासरा विधायक हरदीप सिंह, कलेक्टर अदिति गर्ग और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मंच पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने आम जनता पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिवादन किया। इसके बाद वे मंच से नीचे उतरकर सीधे महिलाओं के बीच पहुंचे और उनसे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी दिनेश मिरानिया की भी मृत्यु हो गई थी। मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनेश मिरानिया के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिनेश मिरानिया की मृत्यु छत्तीसगढ़ से हुई थी और जिनके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। हर प्रदेश जहां जहां के लोग पहलगाम के आतंकवादी हमले में
मतलब अपना बेटा, भाई, बेटी, बहू खोया, उस प्रदेश ने उनको एक सहायता के रूप में कुछ न कुछ राशि प्रदान की है। तो हम लोगों ने भी एक बेटा यहाँ से खोया छत्तीसगढ़ से, दिनेश, उनके परिवार को 20 लाख रुपया सरकार की तरफ से देने की घोषणा की है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दिनेश बिरारिया की आकस्मिक मौत हो गई। मामले पर राज्य छत्तीसगढ़ सरकार ने परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि निश्चित रूप से आकस्मिक घटना घटी है और मृत्यु हुई है, जिस पर सरकार ने एक सहानुभूति राशि के रूप में 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और जिस प्रकार से आतंकी हमले में एक युवा व्यवसायी की असामयिक निधन हुआ है, उसके परिवार को ताकत मिले, संबल मिले। सरकार पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है और इसलिए एक परिवार को सरकार की ओर से सहानुभूति के रूप में ये मदद है। तो निश्चित रूप से ये सरकार की सद्भावना और सरकार के सरोकार को बताता है। और आगे बढ़ेंगे जहां डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार के समय 24 घंटे बिजली रहती थी और अब बिजली की कटौती हो रही है। मामले पर बयान देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि हां, बिल्कुल सही कहा दीपक बैज जी ने। वो बता दें कि उनकी सरकार के समय बिजली की खपत को कितना बढ़ाया गया। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में बिजली की जो दुर्दशा की थी, उसी का खामियाजा आज छत्तीसगढ़ की जनता भोग रही है। इसके लिए दीपक बैज को जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा दीपक बैज जी ने। वो बता दें उनकी सरकार ने 5 साल में कितने विद्युत के उत्पादन को बढ़ाया और कितने खपत को बढ़ाया, इसका हिसाब जनता को दें। 5 साल में बिजली कंपनियों की जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में हुई है, उसी की खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। इसके लिए दीपक बैज को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को कष्ट दिया, परेशानियां दी। आज हमारी सरकार बनने के बाद लगातार विद्युत उत्पादन के लिए हम काम कर रहे हैं और लोगों को निर्बाध गति से विद्युत की आपूर्ति हो, ये सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार कर रही है। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पेंड्रावन के एक पटवारी का सोशल मीडिया में ग्रामीणों से रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर पिथौरा एसडीएम ने पेंड्रावन के पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। बता दें, पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पेंड्रावन के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पेंड्रावन पटवारी विजय प्रभाकर का रिश्वत लेते वीडियो दिखाकर कार्रवाई की मांग की थी। महासमुंद जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों की शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर जांच के आदेश दे दिए हैं। और वहीं राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में बस्तर क्षेत्र के कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जिले के नक्सल हिंसा से पीड़ित ग्रामीणों ने मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराए। राज्यपाल डेका ने नक्सल पीड़ितों को हर संभव मदद देने की बात कही। राज्यपाल डेका ने सभी पीड़ितों से बातचीत की। शासन की ओर से नक्सल हिंसा में प्रभावित ग्रामीणों को जो सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है, उस राशि का सदुपयोग करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने मुख्यमंत्री निवास में बस्तर अंचल से आए नक्सल हिंसा पीड़ितों के प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में सुकमा, बीजापुर, कांकेर सहित बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों के वे नक्सल हिंसा पीड़ित शामिल थे, जिन्होंने विगत वर्षों में नक्सली हिंसा के कारण अपनों को खोया है, शारीरिक यातनाएं झेली हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सैर को ज्ञापन सौंपते हुए कोरेगुड्डा की पहाड़ियों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बस्तर के हजारों परिवार 4 दशकों से माओवादी आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, जिसने क्षेत्र की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक बुनियाद को गहरा नुकसान पहुंचाया है। हाल ही के वर्षों में सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई और सरकार की समावेशी विकास की नीति से बस्तर में शांति और विकास की आशा फिर से जगी है। ग्रामीणों ने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडोम जैसे आयोजनों को इस नई जागरूकता और विश्वास का प्रतीक बताया।
मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों को एक बड़ी सौगात देते हुए 2 विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें रायपुर और बिलासपुर स्थित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालयों में अध्ययनरत डे स्कॉलर बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क घर से स्कूल और स्कूल से घर तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा तक पहुंच सभी बच्चों का अधिकार है और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी की भी शारीरिक बाधा के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक भुलन सिंह मरावी और समाज कल्याण विभाग की संचालक रोक्तिमा यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।